ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ट्रांसपोर्ट लेयर का, वो ये है कि वो डिवाइस के ऊपर एक रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, जिसके लिए वो वहां पे क्या करता है, दो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल भी यूज करता है। एक हमने बात किए थे टीसीपी के बारे में, और आज फॉर आवर लास्ट डिस्कशन, लास्ट क्लास, हमने हर एक चीज को प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, सेम चीज को अगर मैं आपको बताऊं दोबारा से, लाइक यूडीपी वहां पे एक प्रोटोकॉल था, ठीक है, जो हमने उसके बारे में डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल है, एक है हमारा टीसीपी, दूसरा है हमारा यूडीपी। तो मैंने आपको यूडीपी के बारे में बताया था कि इट इज अ अनरिलायबल प्रोटोकॉल, दैट मींस दैट अगर मैं यूडीपी को यूज कर रहा हूँ डिवाइस के ऊपर डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए, तो वो कनेक्शन सिक्योर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यूडीपी कभी भी एक रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता। यानी कि जिन चार सर्विसेज को टीसीपी परफॉर्म करता है एक रिलायबल और एक सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, वो सेम चीज यूडीपी के ऊपर नहीं है। यूडीपी कैपेबल नहीं है उन चार सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए। अगर उस चीज को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, तो मैं कुछ इस तरह से आपको बताऊंगा। लाइक टीसीपी की मैंने आपको बताया था कि एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। एक्चुअली यहाँ पे रिलायबिलिटी जो टर्म होता है ना, वो टर्म को जस्टिफाई करता है एक प्रोसेस उसका, जिसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस। लाइक अगर मैं इस चीज को प्रैक्टिकली आपको समझाऊं, मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, सचिन को 5,000 रुपीज दी, और मैंने बोला यहाँ पे जतिन खड़ा है, जतिन को 5,000 रुपए दे दो। ठीक है, सचिन ने क्या किए, लेके चले गए, आगे उनको मिला ना मिला, मुझे उस चीज का कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी। दूसरी बार मैंने क्या किया, तरुण को एग्जैक्टली सेम ही प्रोसेस, मैंने 5,000 रुपए पे किया और मैंने उनको बोला कि आप जतिन को दे दो, और वो उस पैसे को जतिन को हैंड ओवर करने के बाद मुझे इमीडिएटली आके एक्नॉलेज किए कि सर, आई सक्सेसफुली पेड दैट अमाउंट टू जतिन। तो ये जो क्लैरिफिकेशन था कि मैंने आपका जो टास्क, आपके द्वारा जो दिया गया टास्क था, मैंने उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया, यानी कि टू एक्नॉलेज माई टास्क, to acknowledge about my task, this process is mainly named as reliable. Like specifically reliable का मतलब होता है ट्रस्ट वर्दी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो ट्रस्ट जाएगा, वो ऑब्वियसली तरुण के ऊपर जाएगा। अगर नेक्स्ट टाइम मुझे अगर कुछ पैसे किसी के पास भेजना हो, तो मैं, अगर मेरे पास सचिन और तरुण दो बंदे हैं, तो मैं ऑब्वियसली तरुण को ही प्रीफर करूंगा, क्योंकि तरुण मेरा क्या कर रहा है ना, मेरे टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट सॉरी एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे उस चीज को एक्नॉलेज कर रहा है। ये जो एक्नॉलेजमेंट कॉन्सेप्ट होता है ना, वो टीसीपी में क्या करता है, एक रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का मेन सोर्स है। ठीक है, वो ही चीज अगर मैं यूडीपी में बात करूं, तो यूडीपी में वो प्रोसेस नहीं होता। यूडीपी कभी भी एक्नॉलेजमेंट यूज नहीं करता। यानी कि अगर इन दोनों के बाद में अगर बात करूं, टीसीपी हमारा थोड़ा स्लो प्रोटोकॉल रहेगा, क्योंकि टीसीपी पैकेट को सेगमेंटेशन में डिवाइड करता है, और हर एक सेगमेंट को भेजने के बाद, क्लाइंट साइड पे पहुंचने के बाद, हर एक सेगमेंट के लिए वो वहां पे क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट को वेट करता है। और वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने के बाद ही वो क्या कर पाएगा, वो ये तय करता है कि मेरा जो कनेक्शन है वो रिलायबल है। जब तक उसको पहले सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, तब तक वो दूसरा सेगमेंट भेजेगा ही नहीं। तो ये जो चीज होता है ना, ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम टेकिंग लग जाता है, जिस वजह से हम टीसीपी को बोलते हैं इट इज अ स्लो प्रोटोकॉल। जबकि अगर मैं बात करूं यूडीपी के, गाइस am I audible? यस सर। Okay, is my screen visible? यस सर। Okay, तो मैं यहाँ पे जैसे बता रहा था, तो यूडीपी के बारे में क्या है ना, यूडीपी क्या करता है ना, कभी भी एक्नॉलेजमेंट को यूज नहीं करता। तो वो वहां पे क्या करेगा, वो जो डेटा को डिवाइड करता है, जैसे मैंने बताया था टीसीपी सेगमेंटेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू इट्स एमटीयू साइज, वैसे ही यूडीपी भी वहां पे क्या करता है ना, एमटीयू साइज को चेक करके वहां पे एक डिवाइडेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है। बट हाँ, वो डेटा डिवाइडेशन प्रोसेस आपका यूडीपी में परफॉर्म नहीं होता, वो आपके नेक्स्ट लेयर, यानी कि आपका जो नेटवर्क लेयर है, वहां पे एग्जीक्यूट होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, राहुल सर, हेलो, राहुल सर,
हेलो राहुल सर, am I audible? राहुल सर, हेलो सर। राहुल सर, am I audible? यस सर। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ज्वाइन कर लें सेशन को, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था, ठीक तो है। यूटीपी क्या करता है ना, यूटीपी हमारा जो एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट को परफॉर्म नहीं करता। और मैंने वहाँ पे एक चीज आपको बता रहा था कि जो प्रोसेस होता है डेटा डिवाइडेशन का यूटीपी में, वो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट लेयर में परफॉर्म नहीं होता, वो होता है उसके नेक्स्ट लेयर में, जो हमारा नेटवर्क लेयर है। और उस प्रोसेस को हम वहां पे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो छोटे छोटे पीसेस मिलते हैं उसको हम फ्रेगमेंट बोलते हैं। और वो जो फ्रेगमेंट होता है ना, अगर मैं यूटीपी को यूज कर रहा हूँ तो वहां पे एक्नॉलेजमेंट तो है ही नहीं, तो वो वहां पे क्या करता है, कंटिन्यूअसली वन वेक्टर अनदर भेजता जाता है। तो डेटा शेयरिंग की अगर मैं बात करूं टीसीपी और यूडीपी के बीच में, तो टीसीपी हमारा स्लो प्रोटोकॉल होता है, जबकि यूडीपी हमारा क्या है ना, फास्ट प्रोटोकॉल है। टीसीपी को स्पेसिफिकली रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन के टाइम यूज करते हैं, जैसे कि हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। आप अगर कहीं पे कोई अकाउंट को अगर एक्सेस कर रहे हो, तो उस टाइप के कनेक्शन में हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम टीसीपी को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि टीसीपी हमारा एक रिलायबल कनेक्शन बिल्ड करता है, जो ये भी तय करता है कि हमारा डेटा जो लॉस हो वो मिनिमम हो। जैसे कि अगर मैं बात बताऊं डेटा लॉस का, एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताता हूँ। टीसीपी क्या करता है ना, हर एक सेगमेंट को भेजने के बाद उस सेगमेंट के लिए एक एक्नॉलेजमेंट वेट करता है। तो जिस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, दूसरा सेगमेंट वो भेजेगा ही नहीं। यानी कि डेटा लॉस को टीसीपी क्या करता है, प्रॉपर्ली मैनेज कर पाए। अगर डेटा लॉस हो रहा है तो वो तय करता है कि डेटा लॉस मिनिमम हो, ठीक है, ताकि यूजर उस चीज को लेकर सफर ना हो। इस वजह से वो वहां पे क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करता है रिलायबल कनेक्शन बनाने के लिए। बट अगर मैं यूटीपी की बात करूं तो यूटीपी में एक्नॉलेजमेंट तो है ही नहीं। तो यहाँ पे डेटा लॉस होने का जो चांस होता है वो मैक्सिमम रहता है। यानी कि कभी भी आपको पता नहीं चलेगा कि मैं जो डेटा भेज रहा हूँ यूटीपी के थ्रू, वो सक्सेसफुली मेरे क्लाइंट के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यूटीपी हमारा थोड़ा फास्ट प्रोटोकॉल है, क्योंकि वहां पे एक्नॉलेजमेंट है नहीं। बट यहाँ पे डेटा लॉस का जो चांस है वो मैक्सिमम है। और यूडीपी को हम किस जगह पे यूज करते हैं, स्पेसिफिकली हम टीसीपी को यूज, सॉरी, यूडीपी को हम यूज करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग, कोई भी अगर वीडियो वगैरह चल रहा है तो उस जगह पे हम उसको यूज करते हैं। क्योंकि देखो, अगर मैं वहां पे टीसीपी को यूज करता, सेगमेंट आता, वो सेगमेंट प्ले हो जाता, कुछ टाइम के लिए वो फिर वेट कर जाता, क्योंकि वो उसको एक्नॉलेज करेगा, फिर दूसरा पैकेट को रिसीव करेगा। तो मेरा जो वीडियो है या फिर जो लाइव स्ट्रीमिंग, तो वो चीज हमें प्रॉपरली वो मतलब टास्क के अकॉर्डिंग ये चीज ठीक नहीं है। तो इस वजह से हम वहां पे क्या करते हैं, यूडीपी को यूज करते हैं। यूडीपी क्या करता है, वो चेक नहीं करेगा, एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करेगा, वो सिंपली क्या करेगा, वन आफ्टर अनदर जो फ्रेगमेंट होता है उसको भेजता जाएगा। और वो जब वो फ्रेगमेंटेशन हमें रिसीव होता जाएगा, तो वीडियो प्ले होने के लिए जितने फ्रेगमेंट चाहिए उतने फ्रेगमेंट मेरे पास है, वो वहां पे क्या करा, बिना रुके कंटिन्यूअसली उसको क्या करता जाएगा, भेजता जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस हमारे यूटीपी के थ्रू परफॉर्म होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, टीसीपी में एक टीसीपी हेडर होता है जो यूजुअली 24 बाइट का होता है। वैसे अगर मैं यूटीपी की बात करूं, तो यूटीपी में आपके पास एग्जैक्टली 8 बाइट का एक हेडर होता है, जहां पर स्पेसिफिकली 4 इंफॉर्मेशन रहते हैं, ठीक है। ज्यादा इंफॉर्मेशन उसमें है नहीं, क्योंकि वो तो रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता, तो ज्यादा प्रोसेस वो परफॉर्म नहीं करेगा। ज्यादा प्रोसेस परफॉर्म नहीं करेगा तो इंफॉर्मेशन कहां से आएगी। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे वो 4 सर्विसेज जो यूज करता है वो क्या है, एक है आपका सोर्स पोर्ट नंबर, दूसरा होता है आपका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, उसके बाद आता है आपका चेकसम, और आखिरी में आपका ये रहता है हेडर लेंथ, ठीक है। ईच क्या होता है ना, 2 बाइट का होता है, तो 4 फील्ड है, 4 into 2 8 बाइट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो लेंथ होता है वो 8 बाइट होगा, ठीक है। और ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंजेबल नहीं, ठीक है। तो ये था आपका यूडीपी, ठीक है, जो हमारा एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल था। और कुछ बेसिक डिफरेंस मैंने आपके सामने बता दी, जो टीसीपी यूडीपी में यूजुअली हमें देखा जाता है, ठीक है। तो गैस इस केस में अगर इस जगह पे अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो बेझिझक मुझसे पूछ सकता है। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, सर पूछिए। चेकसम क्या है? चेकसम मैंने आपको बताया था, डेटा इंटीग्रिटी चेक करने के लिए हम चेकसम को यूज करते हैं। चेकसम वहां पे एक हैशिंग एल्गोरिथम को परफॉर्म करता है, जहां पे हेडर के अंदर अवेलेबल इंफॉर्मेशन के ऊपर वो क्या करता है कि एल्गोरिथम को रन करता है।
जिस एल्गोरिथम में उसको डेटा मिलता है ऑनरीडेबल फॉर्मेट में, उस डेटा को वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता है और चेकसम के फील्ड में टैग करके दूसरी साइड को भेजता है। दूसरे साइड में जब कोई डेटा मतलब जो सेगमेंट है वो जब रिसीव होता है ना, सेगमेंट हो या फ्रेगमेंट हो, तो वहां पे दूसरा सिस्टम उसको इमीडिएटली प्रोसेस नहीं करता। वो वहां पे क्या करता है, उस डेटा का इंटीग्रिटी चेक करता है। लाइक बीच में आते टाइम किसी में उसमें डेटा मॉडिफाई तो नहीं कर दिया, तो उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए वो वहां पे क्या करता है, उस पैकेट में और खुद से एक हैशिंग एल्गोरिथम को रन करता है। वहां पे जो साइफर टेक्स्ट मिलेगा उसको उस चेकसम के फील्ड में आए हुए हेक्साडेसिमल जो होता है डेटा, उसके साथ वो क्या करेगा, मैच कराएगा। अगर वो डेटा आपस में मैच कर गए, ठीक है, तो वो पैकेट क्या है, सही है, और वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर गलती से भी वो मिसमैच हो गया, तो यानी कि वो जो डेटा मेरे पास आया है, जो डेटा को उसने रिसीव किया है, वो डेटा में क्या है, कुछ मॉडिफिकेशन हो रखा है, यानी कि किसी ने बीच में उसको छेड़खानी की है, तो वो उस डेटा को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिकली बोल सकते हो एक पैकेट को ये सर सिक्योरली ट्रांसमिट होने के लिए वो यूज होता है। हाँ जी राहुल जी ये पूछिए। टीसीपी में होगा ये तो फिर। हाँ टीसीपी में था, मैंने आपको बताया था, टीसीपी हेडर में बताया था आपको। अच्छा अच्छा। हेलो, टीसीपी हेडर जो हमने डिस्कस ठीक है किए थे, सर। मेरा मतलब ओके डन। और किसी को कुछ डाउट्स है गाइस? यस। यूडीपी में सर 4 चीज बताई थी आपने, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन, चेकसम, और लास्ट वाला लेंथ था, वो क्या है? हाँ, लेंथ होता है हेडर लेंथ, मतलब वो हाँ, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ मेरा जो हेडर का साइज होता है वो कितना होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। वो डिफाइन करता है हेडर लेंथ। ठीक है और सर। कुछ? नहीं सर। ओके, आगे फिर कंटिन्यू करें। हेलो सर। ओके, हेलो। यस या जतिन। हाँ सर, जैसे आपने हाँ बताया जतिन बोलिए। टीसीपी जो और यूडीपी है, तो जैसे हम जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, अब जैसे सर मैं हाँ हाँ विजिट करता हूँ, तो वो जगह टीसीपी रिलायबल कनेक्शन यूज होगा। ओके। और सर हम अपनी मर्जी से टीसीपी और यूडीपी जतिन, यूज कर आपका सकते हैं? आवाज बीच में कट गया। हेलो। देखो आपके मर्जी में नहीं, देखो आपके मर्जी में इन द सेंस क्या होता है, लाइक अगर आप जो टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, वो टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर मेरे पास पहले से सर्विसेज अवेलेबल है, हम्म। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं, डीएनएस डीएनएस हमारा एक सर्विस है। हम्म। अगर आप देखोगे, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे गूगल पे, आप अगर यहाँ पे सर्च करोगे ना डीएनएस पोर्ट नंबर्स, यहाँ पे आएगा पोर्ट नंबर 53, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है देखो, द आंसर इज डीएनएस इज मोस्टली यूडीपी बट सम sorry but as time progresses DNS will reply on TCP port। यहाँ पे देख सकते हो ये दो सर्विसेज को यूज कर रहा है। ओके ओके। लाइक आप जो सर्विस को, जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना चाहते हो, उसके लिए अगर पहले से डिफाइंड सर्विसेज अवेलेबल है, उन सर्विसेज में अगर आपको चूज करना चाहते हो कि मैं वहां पे यूडीपी को यूज करना चाहता हूँ, तब आप उस पर्टिकुलर सर्विस के थ्रू, यूडीपी के थ्रू क्या करोगे, डेटा नेगोशिएट करोगे। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे यहाँ पे टीसीपी को चाहिए, तो टीसीपी रिलेटेड जो सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल होगा, हम उनको यूज करेंगे, जिसके थ्रू हमारा जो डेटा ट्रांसमिशन होगा वो यूडीपी के थ्रू हो जाएगा। ओके सर। ओके ठीक है, ओके सर। बट यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं ना, लाइक अगर आप तो उसको थोड़ा डीपली पेनिट्रेट करोगे तो आपको ये रिप्लाई मिलेगा, यूडीपी हमारा डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, मैं मानता हूँ फास्ट डेटा ट्रांसमिशन के लिए हम यूडीपी को यूज करते हैं, इट्स फाइन, बट यूडीपी कभी डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होता। मतलब हम कभी डायरेक्टली यूडीपी को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट डेटा ट्रांसमिशन डेटा को लॉस करने में हेल्पफुल होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, एक रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, जिसके लिए हम पहले क्या करेंगे, डिवाइस के ऊपर टीसीपी को यूज करके एक रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद हम यूडीपी के थ्रू क्या करेंगे, डेटा ट्रांसमिशन करेंगे। तो ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के टास्क आपस में कोऑर्डिनेट करके करते हैं, ताकि यूजर कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के टाइम ज्यादा सफरर ना हो, उसको ज्यादा डेटा लॉस का फेस ना करना पड़े। तो उस चीज को वो क्या करते हैं, आपस में क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक ओके है, ओके ओके सर। ओके, तो आगे देखते हैं। तो जो नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं वो है आपका नेटवर्क लेयर।
नेटवर्क लेयर डिस्कस करने से पहले मुझे आप सबसे छोटा सा क्वेश्चन है, नेटवर्क का मतलब क्या समझते हो? किसी के पास अगर थोड़ा बहुत कुछ आइडिया होगा तो वो शेयर कर सकता है इजीली। अब हेलो, दो या डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हो किसी भी नेटवर्क से, उसे नेटवर्क कहते हैं। गाइस, गाइस एक मिनट। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था नेटवर्क के बारे में गाइस, सॉरी, एक बार दोबारा से बोलेंगे? नेटवर्क सुन के आपके दिमाग में क्या आता है कि नेटवर्क क्या हो सकता है? हेलो, इससे तरुण आप कुछ बोल रहे थे उस टाइम? सर मैं ये कह रहा था कि जब दो मशीन कोई भी मान लो किसी भी कनेक्शन से जुड़ी हुई है एक दूसरे से, चाहे वो लैन हो, वैन हो या वायरलेस हो, कुछ भी हो, तो वो एक नेटवर्क होता है। अब मान लो कि मैं कोई चीज़ सेंड कर रहा हूँ हॉटस्पॉट से, मतलब शेयर्ड से कोई भी चीज़ सेंड कर रहा हूँ दूसरे फ़ोन को, तो वो भी एक नेटवर्क ही है, लोकल नेटवर्क, इस टाइप से। ओके तरुण, थैंक यू फॉर योर आंसर। ओके, तो सिंपली से अगर बात करूं नेटवर्क के बारे में, तो नेटवर्क का सिंपल सा एक मतलब होता है एक ग्रुप। अगर कहीं पे आप 5-6 बंदे एक साथ बैठे हो, ठीक है, कहीं पे अगर आप 5-6 बंदे एक साथ बैठे हो और आपस में बातचीत कर रहे हो, तो वहां पे जो बंदों का ग्रुप मिलेगा, हम उसको भी क्या कह सकते हैं, एक नेटवर्क बोल सकते हैं। लाइक मेरे पास अगर कोई भी चीजें हैं, आप अगर उनको आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हो, तो जो कनेक्शन वहां पे बैठेगा, उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है। और जैसे अगर मैं अपने डिवाइसेस की बात करूं, टेक्निकल फील्ड की अगर बात करूं, तो मैं अगर एक से ज्यादा डिवाइस को आपस में इंटरकनेक्ट कर देता हूं, तो जो कनेक्शन वहां पे एस्टेब्लिश होगा, उस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे ना, नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है। और जब उस कनेक्शन के ऊपर डिवाइस टू डिवाइस हमारा डेटा ट्रांसमिशन होगा, उस प्रोसेस को हम नेटवर्किंग बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो नेटवर्क लेयर के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो नेटवर्क होता है ये हमारा दो टाइप का होता है। ठीक है। एक होता है हमारा लैन, दूसरा होता है हमारा वैन। लैन क्या होता है ना, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। अगर लोकल एरिया नेटवर्क में अगर बात बोलूं, तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, लाइक एक लॉजिकल एरिया के अंदर, लाइक मैं अगर कुछ डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट कर रखा हूं, ठीक है, वो भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जिस एरिया को आई एम इजिली आइडेंटिफाई दैट एरिया, उस एरिया को हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और स्पेसिफिकली वो डिवाइसेस कोई सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू मैनेज हो रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलेंगे ना, लैन बोलेंगे। ठीक है। अगर मैं वैन की बात करूं, तो वैन होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। और ये आपका जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये सिंपल से अगर एकदम मैं बता दूं, तो कनेक्शन ऑफ मल्टीपल लैन नेटवर्क्स, connection of more than one LAN network is named as WAN network. Like WAN का मतलब क्या होता है ना, अगर मैं मल्टीपल लैन्स को आपस में कनेक्ट कर दूं, तो जो ज्योग्राफिकल एरिया जिसके अंदर मेरा लैन मतलब अवेलेबल था, मैं तो एक मान लो इस चीज को बताऊं, ये मेरा एक लैन है और ये मेरा दूसरा लैन, मैं क्या कर रहा हूँ, आपस में इंफॉर्मेशन इनके बीच में इंटरकनेक्शन कर रहा हूँ, लाइक वो डेटा जो है वो इनके बीच में एक्सेस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं चीजों को देखोगे, तो डेटा जो जा रहा है उसका कोई पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है। अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो आप कभी भी नहीं ये बता सकते कि ये जो डेटा है वो लैन 1 का है या फिर वो डेटा लैन 2 का है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज,
डिवाइसेस जो एरिया के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो एरिया को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और दूसरा चीज क्या है ना, यहाँ पे मोर देन वन एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू मेरा क्या हो रहा है ना, डिवाइसेस और मेरा डेटा मैनेज हो रहा है। तो ये चीजों का हम क्या बोलते हैं ना, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का सिंपल सा मतलब यही होता है लाइक जहां पे डेटा कम्युनिकेशन को हम स्पॉट नहीं कर सकते, और जो डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है और डिवाइसेस जो यूज हो रहे हैं वो मोर देन वन एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू क्या हो रहा है, अगर मैनेज हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क हम क्या बोलेंगे ना, वैन नेटवर्क बोलेंगे। अब सिंपली टेक्निकल टर्म्स को क्या बोल सकते हो ना, वाइड एरिया नेटवर्क बोल सकते हो। लाइक मल्टीपल कनेक्शन, सॉरी, कनेक्शन ऑफ मोर देन वन लैन इज नेम्ड एज वन नेटवर्क, दैट खत्म। ठीक है, तो ये जो चीज होते हैं यहाँ पे, नेटवर्क लेयर जो होता है वो स्पेसिफिकली क्या करता है, वैन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। यानी कि मल्टीपल लैन के बीच में इंफॉर्मेशन नेगोशिएशन किस तरह से होगा, उसको मैनेज किस तरह से करेंगे, अगर कोई दिक्कत आती है, कोई ट्रबल अगर हमें फेस करना होता है, तो उस ट्रबल को मिनिमम टाइम में सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं, उन सारे चीजों को प्रॉपरली मैनेज करना जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है ना, वो होता है हमारा वैन एरिया में, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। ये होता है हमारा नेटवर्क लेयर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो नेटवर्क लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे लैन टू लैन कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लैन है कि मल्टीपल लैन के बीच में इंफॉर्मेशन नेगोशिएशन किस तरह से होगा, वो किस तरह से उसको मैनेज करता है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट बता दिया कि नेटवर्क लेयर जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट डिफरेंट लैन के बीच में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने के लिए। वो नेगोशिएशन करने के साथ में वो और भी तो मेजर टास्क को क्या करता है, वहां पे एग्जीक्यूट करता है। पहला टास्क क्या होगा, पहला टास्क होगा आपका लॉजिकल एड्रेसिंग, और दूसरा टास्क होगा उसका राउटिंग। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेसिंग क्या है ना, लॉजिकल एड्रेसिंग स्पेसिफिकली यहाँ पे यूज होता है आईपी एड्रेसिंग के लिए, क्योंकि आईपी एड्रेस जो हमारा प्रोसेस होता है, एक्चुअली आईपी एड्रेस क्या होता है ना, आईपी एड्रेस एक वैल्यू होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस को यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये जो आईपी एड्रेस हम प्रोवाइड करते हैं डिवाइस के ऊपर, तो वो लॉजिकल नंबर्स हम आईपी एड्रेस डिवाइस के ऊपर परफॉर्म करते हैं, यानी कि हमारे डिवाइस को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल नंबर्स को यूज करके टास्क परफॉर्म होता है, इस वजह से उसका नाम क्या है, लॉजिकल एड्रेसिंग टास्क। ठीक है, और दूसरा होता है उसका राउटिंग। राउटिंग क्या है ना, राउटिंग एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू डिवाइसेस एबल, मतलब डिवाइसेस कैपेबल होते हैं आपस में इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने में। ठीक है, लाइक किस तरह से सोर्स टू डेस्टिनेशन तक वो पाथ को फाइंड करेंगे, और उस पाथ को डिटेक्ट करने के बाद, उस पाथ को फाइंड करने के बाद, उस पाथ के ऊपर वो किस तरह से डेटा ट्रांसमिशन करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, राउटिंग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली आपके दो टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, राउटिंग के अगर मैं वॉइस ब्रेक हो रही है काफी। हाँ सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो सर। प्रोटोकॉल की बात करूं जो हमारे नेटवर्क लेयर थ्रू मैनेज होता है, का मतलब होता है टू सर वॉइस ब्रेक हो फाइंड रही द है सर पाथ। काफी। यस, सर वॉइस ब्रेक हो या रही है जतिन, काफी। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस। वॉइस मेरा ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ सर। एक मिनट टाइम दे दो बस। गाइस सबके साथ यही है कि बस मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है। नहीं सर, देखिए तरुण सर ने मैसेज करा है सर। सबके हाँ साथ सर, ही। लैग हो रहा है सर। ओके गाइस, थोड़ा टाइम दे दो मुझे। अभी सर वीडियो पॉज हो गई थी बीच में।
हेलो हेलो यस सर। यस सर। गाइस, यहाँ पे कुछ वो इंटरनेट वाला का कुछ इशू चल रहा है, यहाँ पे उसका कुछ काम हो रहा है, तो इस वजह से इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, ओके ओके। तो थोड़ा टाइम तक तो आज रहेगा ऐसे। ठीक है, तो अगर देख लो आपको वीडियो जो मिलेगा उस वीडियोस में मेरा वॉइस आपको क्लियर ही मिलेगा। ठीक है, और थोड़ा अगर ज्यादा इशू होगा तो थोड़ा मैनेज कर लो। ठीक है गाइस, ओके। सर तो जैसे मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा, हाँ सर लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग एक बार फिर से प्लीज। हाँ, लॉजिकल एड्रेसिंग एक्चुअली एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं आईपी एड्रेसिंग करना। कोई डिवाइस के ऊपर लॉजिकल वैल्यूज को यूज करके एक स्पेसिफिक नेम डिफाइन करना, एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन डिफाइन करना इन विद इन ए लैन नेटवर्क। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग। आईपी एड्रेस क्या होता है ना, एक लॉजिकल वैल्यूज को हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू अरेंज करके हम क्या करते हैं, डिवाइस को यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग। और राउटिंग जो होता है आपका, राउटिंग एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइसेस एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक किस तरह से डेटा ट्रांसमिट होगा। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक अवेलेबल पाथ वो डिटेक्ट करते हैं। उस पाथ के ऊपर बाद में वो क्या करते हैं, डेटा नेगोशिएट करते हैं, इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं उस चीज की बताऊं तो इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक होता है आपका राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल का काम क्या है ना, टू फाइंड द पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसके लिए हम पूरा का पूरा आगे जाके चैप्टर डिस्कस करेंगे। वहां पे डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपको मिलेगा, जैसे आपका रिप हो गया, EIGRP हो गया, OSPF हो गया, काफी सारे प्रोटोकॉल्स है जो हम वन आफ्टर अनदर उसको डिस्कस करेंगे, उसके मैकेनिज्म भी समझेंगे। ठीक है, और राउटर प्रोटोकॉल क्या है ना, जैसे मैंने आपको बताया था रिलायबिलिटी के केस में, जब मैंने TCP आपको इलैबोरेट किया था, मैंने आपको बताया था एक पाथ अवेलेबल होना चाहिए, दूसरा होता है उस पाथ के ऊपर कैरी करने वाला कोई चीज। जैसे मैंने वहां पे मेट्रो का एग्जांपल दिया था। वैसे अगर मैं बात बताऊं, राउटिंग आप समझ सकते हो एक रिलायबल ट्रैक है। वो क्या करता है, ये तय करता है कि डिवाइस टू डिवाइस प्रॉपर कनेक्टिविटी हो। ठीक है, उसके बाद राउटेड प्रोटोकॉल का रिस्पांसिबिलिटीज रहता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक इंफॉर्मेशन को कैरी करना, और उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए जो बेस्ट प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं उसका नाम है आईपी, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इस TCP IP मॉडल में TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और नेटवर्क लेयर पे इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोनों सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं रिलायबिलिटी डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए। इस वजह से इन दोनों प्रोटोकॉल के नाम पे हमारा पूरा का पूरा जो प्रोटोकॉल सूट है वो एड्रेसिंग हुआ है, जिसका नाम है TCP IP मॉडल। ठीक है, तो अब मैं आप जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है आपका, तो मैं अगर आप आपको बताऊं अभी का जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा आईपी एड्रेस के बारे में। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या होता है ना, आईपी एड्रेस हमारा जो डिवाइस के ऊपर हम प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, कोई डिवाइस, आईपी एड्रेस एक वैल्यू होता है जो एक लैन नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस को यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, और जिस एड्रेस के थ्रू डिवाइसेस आपस में क्या करते हैं, इजीली इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने में कैपेबल होते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस की अगर बात करूं, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा IPv4, दूसरा होता है हमारा IPv6। IPv4 stands for Internet Protocol version 4 and IPv6 stands for Internet Protocol version 6। ठीक है, IPv6 मार्केट में नया है, काफी मिनिमम नंबर के कंपनीज उसको यूज करते हैं, जैसे आपका जियो हो गया। ठीक है, ये हमारे इंडिया का एक लौता कंपनी है ऐसा जो IPv6 को यूज करता है पूरा का पूरा। बाकी ऐसा कोई कंपनी अभी तक मार्केट में है नहीं जो पूरा का पूरा IPv6 को यूज कर रहा। ठीक है, और IPv4 हमारा जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, वो काफी टाइम पहले से हमारा इस नेटवर्क में यूज हो रहा है। काफी सारे कंपनीज IPv4 को यूज करते हैं, काफी सारे मतलब सारे के सारे कंपनीज IPv4 पे स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट IPv4 और IPv6 में डिफरेंस क्या है, IPv4 लिमिटेड आईपी एड्रेस को कैरी करता है, यानी कि अभी वो टाइम आ चुका है और IPv4 पूरा का पूरा हम यूटिलाइज कर चुके हैं, और IPv4 में उतने आईपीस बचे नहीं कि कोई उसको यूज करके खुद का पूरा कंपनीज कन्वे मतलब कन्वर्ज कर सकता है। इस वजह से जियो जैसे बिग टेलीकॉम कंपनीज खुद के डेटा कम्युनिकेशन को, गाइस थोड़ा रुकना, कंपोज हो।
Go to mid, go to mid, go to mid, go to mid. ओके सो गाइस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में ना, हमारा आईपी एड्रेस के बारे में, ठीक है। तो IPv6 जो मार्केट में नया है और टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो जैसे कंपनी उतने बड़े लेवल के कंपनीज को यानी कि उतने जो डेटा होगा उसको मैनेज करने के लिए IPv4 भी कैपेबल नहीं है। इस वजह से मार्केट में IPv6 को लॉन्च किया गया था। एक्चुअली IPv6 काफी पहले से ही था, ठीक है, बट उसको यूज करने के लिए कोई प्रॉपर रीजन नहीं था। अभी जब IPv4 खत्म हो गया तो सब अब क्या कर रहे हैं, खुद को IPv6 पे मूव कर रहे हैं। और हमारा जो IPv6 है वो एक अनलिमिटेड आईपी एड्रेस का प्रोसेस है। लाइक आप चाहे जितने आईपीस ले लो वो आईपीएस खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, IPv4 जो है वो है हमारा 32 बिट का, और हमारा जो IPv6 है ये हमारा 128 बिट का प्रोसेस है, ठीक है। और IPv4 हमारे डेसिमल वैल्यूज के ऊपर काम करता है। लाइक डेसिमल वैल्यूज मतलब 0 से लेकर 9 उतने नंबर्स को लेके वो इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है, प्रोसेस करता है। बट मैं अगर बात करूं आपके IPv6 का, ये पूरा का पूरा आपका हेक्साडेसिमल स्ट्रक्चर में। हेक्साडेसिमल मतलब 0 से लेकर 9 और बाकी 10 टू लेकर 15 वहां पे कैरेक्टर को यूज करता है, ABCDEF करके यूज करता है, ठीक है। इस नंबर सिस्टम को वो क्या करता है ना, यूज करता है, और जिसके थ्रू हमें लिमिटलेस आईपी एड्रेसेस मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से काफी सारे कंपनीज अभी खुद को क्या कर रहे हैं ना, IPv6 में मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो IPv4 को डिस्कस करते हैं। सर हेलो, यस सर ये IPv4 32 बिट्स का होता हाँ है। जतिन, IPv4 32 बिट्स एंड IPv6 48 बिट्स। 32 बिट्स, IPv4 128 सर IPv6 128। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, IPv4 जो होता है वो होता है 32 बिट्स का, ओके और IPv6 होता है 128 बिट्स का, ओके सर, ठीक है। और उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है ना, हमारा जो IPv4 है वो डेसिमल वैल्यूज के ऊपर काम करता है, ठीक है। 0 से लेकर 9 के बीच में वैल्यूज को लेकर वो काम करेगा, जबकि आपका जो ये है वो हेक्साडेसिमल में काम करता है। इसको बोलते हैं डेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या है, वही 0 से लेकर 9 बाकी A टू लेकर F, इतने सारे नंबर्स को वो क्या करता है, नंबर और कैरेक्टर को कंबाइन करके वो वैल्यूज को डिफाइन करता है, ठीक है। ओके तो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ किसके बारे में ना, IPv4 के बारे में, ठीक है। तो IPv4 के बारे में पहले डिस्कस लेते हैं। IPv4 स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है। इट इज अ 32 बिट वैल्यू, it is a 32 bit value, it is okay 32 bit value, it is divided into
4 ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट्स। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट की अगर मैं बात करूं, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 बिट्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 8 बिट्स ले लूं, ये 8 बिट्स वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे ना, एक ऑक्टेट्स बोलेंगे। 8 बिट्स को हम क्या बोलेंगे? ऑक्टेट बोलेंगे। तो इस तरह से क्या है ना, 4 ऑक्टेट्स में वो डिवाइडेड है, ठीक है। वेयर ईच ऑक्टेट्स having 8 bits and define the values from 0 to 255। अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सबको आता है तो मैं बता दूं, तो 8 बिट जो वैल्यूज होता है, 2 टू द पावर 8 करके अगर वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू होगा 256। बट हमारा जो काउंटिंग है वो कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0 से लेके 255 तक का रेंज आएगा। यानी कि अभी मैंने जो आपके सामने अभी IPv4 का एक्सप्लेनेशन दिया था वो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लाइक ये देखो अभी 4 ऑक्टेट में डिवाइडेड है, 8 8 8 8 करके 4 ऑक्टेट में वो डिवाइडेड है। ईच ऑक्टेट में 8 बिट्स है। 8 बिट्स मतलब हर किसी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0 और मैक्सिमम वैल्यू 255। 0 मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 255 तक जाएगा। उसका 0 और मैक्सिमम 255 तक जाएगा और 0 से लेकर 255 तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे और एक पॉइंट लिख देता हूं, ईच ऑक्टेट्स आर separated with a single dot। एक सिंगल डॉट के थ्रू ईच जो ऑक्टेट्स होते हैं वो आपस से क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया और यहाँ पे लिख देता हूं, इट इज अ डेसिमल, इट इज यूजिंग डेसिमल वैल्यूज, इट इज यूजिंग डेसिमल वैल्यूज। तो डेसिमल वैल्यू को स्पेसिफिकली यूज करता है वैल्यू को डिराइव करने के लिए। ठीक है, तो उससे पहले मैं अगर ये बताऊं, लाइक ये था इतने बड़े नंबर सिस्टम देखोगे, मैंने आपको बताया था कि वो हर एक ऑक्टेट 8 के 4 ऑक्टेट में वो डिवाइडेड है। वो जो 32 बिट का नंबर सिस्टम है वो 32 बिट आप बोल सकते हो, कहीं पे आपको 4 बाइट भी मिल जाएगा। ठीक है, 4 बाइट मतलब 4 बाइट, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो 1 बाइट अगर 8 बिट्स है तो मेरे पास 32 बिट्स है, तो वो 4 बाइट होगा। तो अगर 4 बाइट को कोई बोलता है उसको सुन के चौंकने वाली बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, मैं आपको जैसे बोल रहा था, तो उतने बड़े नंबर सिस्टम को मैनेज करना, लाइक IPv4 जैसे मैंने आपको बताया हर एक ऑक्टेट में 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज होते हैं। तो इतने बड़े नंबर सिस्टम को प्रॉपर्ली मैनेज करना एक मतलब कुछ रूल रेगुलेशन वहां पे होना चाहिए ताकि उसको हम प्रॉपर्ली मैनेज कर सके। ठीक है, फॉर मैनेजमेंट पर्पस हमने पूरे का पूरा IPv4 को ना 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसको हम बोलते हैं क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। और जो आईपी एड्रेस के क्लासेस होते हैं ना, सॉरी, आईपी एड्रेस के क्लासेस होते हैं वो कुछ इस तरह से है, A B C D E। ठीक है, इस तरह से 5 क्लासेस में हमने डिवाइड कर रखे। और जो क्लासेस होते हैं, अगर मैं A की बात करूं, A का जो रेंज होता है वो 1 से स्टार्ट होकर 126 तक जाता है। अगर मैं B की बात करूं तो 128 से स्टार्ट होता है और वो जाएगा 191 तक। सी की अगर बात करो वो 192 से लेकर 223 तक जाएगा और डी का 224 से लेकर 239 और क्लास ई का 240 से लेकर 255। इस रेंज को हम बोलते हैं क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। लाइक आईपी एड्रेस को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए हमने उसको कुछ क्लासेस में डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे ए बी सी इन 3 क्लासेस को यूज करने का एबिलिटी रखते हैं, बट क्लास डी और क्लास ई को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि क्लास डी हमारा यूज होता है मल्टीकास्टिंग के लिए।
मल्टीकास्टिंग क्या है ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, जब मैंने सेशन लेयर आपको बताया था वहां पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और मोड ऑफ कम्युनिकेशन में मल्टीकास्ट क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे बताया था मल्टीकास्टिंग क्या होता है। मल्टीकास्टिंग क्या होता है, जब एक मैसेज को एक पर्टिकुलर टाइप के इंफॉर्मेशन को पूरे ग्रुप के साथ हम अगर शेयर करेंगे, ठीक है, और उस ग्रुप में सबको वो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस प्रोसेस को हम स्पेसिफिकली मल्टीकास्टिंग बोलते हैं। तो कुछ प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं ना मल्टीकास्टिंग, उनका नेचर होता है कि वो जब इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करते हैं डिवाइस के ऊपर, तो वो एक ही वैल्यू को यूज करते हैं और सबके साथ इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करते हैं। तो उस टाइप के कुछ टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए क्लास डी को पूरा का पूरा रिजर्व कर दिया है, मतलब हमने रिजर्व कर रखा है। और बाकी हमारा क्लास ई का मतलब क्या होता है, क्लास ई का जो रेंज है वो 240 से लेकर 255 है, उसको भी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट के जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स जो से होते हैं, और हमारे साइंटिफिक सॉरी हमारे कुछ गवर्नमेंट के स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में इस पर्टिकुलर रेंज के आईपी एड्रेसेस को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का हम स्पेसिफिकली यूज नहीं करेंगे, और बाकी जो क्लास ए बी सी है इन तीन ही रेंज को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो आईपी एड्रेस हम लिख रहे हैं, तो ये क्लासेस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आईपी एड्रेस होता है उसमें क्या होता है, 4 ऑक्टेट है, तो हर किसी में 0 से लेकर 255 के अंदर ही वैल्यूज आएंगे। तो हम कौन से ऑक्टेट को देख के इस वैल्यू को डिफाइन करेंगे? तो इसका सीधा सा आंसर है जो फर्स्ट ऑक्टेट होगा, हमेशा याद रखना लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट हमारा फर्स्ट है, ये सेकेंड, थर्ड है एक्सट्रीम राइट जो है वो हमारा फोर्थ ऑक्टेट है। तो ये फर्स्ट ऑक्टेट में जो वैल्यूज होगा कोई आईपी एड्रेस का, उस वैल्यू को टिपिकली हमें चेक करना है, और हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाए कि वो कौन से क्लास का है, अगर आपको ये रेंज याद है। तो हमेशा याद रखना, तीन रेंज आपको याद रखनी है, ए बी सी। अगर पूरा याद रख लो तो अच्छा है, अगर नहीं रह रहा है तो कोई इशू नहीं है, बस ए बी सी तीन को आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, उस वैल्यू का आपको क्या करना है, पिक करना है, और इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर आपको पुट करना है। जिस रेंज के अंदर वो वैल्यू आ गया, वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस उस रेंज का होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ 9.255.255.250, मैं अगर आपको पूछूं इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का क्लास क्या है, तो क्लास के लिए सिंपल से आपको इस फर्स्ट ऑक्टेट के वैल्यूज को चेक करना है। वैल्यू क्या है, 9 है, वो कौन से रेंज में आ रहा है ना, 1 से लेकर 126 के रेंज में आ रहा है, तो ये पर्टिकुलर जो आईपी एड्रेस है ये हमारा क्लास 1 है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑक्टेट को चेक करके आपको आईपी एड्रेस के क्लासेस को, अगर इस रेंज को अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो मैंने वहां पे दो वैल्यूज को छोड़ रखा है, एक आपका 0, दूसरा है आपका 127। 0 एक्चुअली आपका यूज होता है वाइल्ड कार्ड मास्क के लिए, जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड मास्किंग। एक्चुअली एक प्रोसेस है, जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकली जब हम ओएसपी डिस्कस करेंगे, तो वहां पे मैं आपको इसका पूरा का पूरा इलेबरेट है, उसका पूरा पूरा प्रैक्टिकल भी है, तब उस चीज को वहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस आप बाकी के लिए समझ लो, 0 हमारा रिजर्व है वाइल्ड कार्ड मास्क के लिए, ठीक है। बाकी होता है हमारा 127। 127 क्या है, 120 हमारा यूज होता है लूपबैक इंटरफेस के लिए, लूपबैक इंटरफेस के लिए। गाइस एक मिनट, ऑन है नहीं, नानी ऑफिस रे छिवा, आले नानी ऑफिस रे तो फोन कोड लागी बस जाम लगे दी जन सुनछु ଆଉ ହଁ ମୁଁ ନାନୀ ବାହାରିବି ସେଇ 7:30 ବେଳକୁ। ସେଟା କଣ କରିହବ, ମୁଁ କଣ ଯାଇପାରିବି? ହୁଁ 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 କଥା ହେଇଯା, ହଁ ନାନୀ ସହିତ କଥା ହେଇଯା, ନାନୀ ତ ମତେ ଆସ ନା ଆସ ଦିନ ରହିବ, ଖାଇ ପିଇକି ରାତିକି ଯିବ, ଏବେ ତରତର ହେଇଯିବ ନା। ନା ତତେ କହୁଛୁ ନା, ମତେ କହୁଛୁ ନାନୀ। ହୁଁ ହୁଁ
आराम से अच्छा নাম না নিয়ে তো কে বলা যায় ହେଲା ତୁ ଛାଡ ତୁ ଦେଖ ନାନୀ ସହିତ କଥା ହେଇଯା ହେଲା କଥା ହେଇଯା ଯଦି କଣ ଦରକାର ପଡିଲା ମତେ ଫୋନ କରିବୁ ମୁଁ ସେଇ 8 ରାତି ବେଳେ ବାହାରିବି हाँ बड़े ठीक ठीक हो नहीं हो रख सॉरी गाइस ना गाइस कंटिन्यू करते हैं ओके तो यहाँ पे जो 127 है वो हमारा यूज होता है लूपबैक इंटरफेस के लिए लूपबैक इंटरफेस क्या होता है ना एक्चुअली हमारे एक लॉजिकल पोर्ट होता है लॉजिकल पोर्ट यानी कि हमारा जो एनआईसी कार्ड होता है डिवाइस के ऊपर एनआईसी स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिस कार्ड के थ्रू हम क्या करते हैं हमारा डिवाइस कोई दूसरे डिवाइस के साथ इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने का एबिलिटी रखता है जैसे कि हमारा RJ45 पोर्ट हो गया हमारा ब्लूटूथ हो गया हमारा वाईफाई हो गया तो ये जो सारे मॉड्यूल्स होते हैं ना आपके इस जिस कार्ड के थ्रू यानी कि जिस फंक्शन सॉरी जिस मॉड्यूल के थ्रू ये पूरा का पूरा फंक्शनल लाइक वो कैपेबल होते हैं इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए उस पर्टिकुलर कार्ड को हम क्या बोलते हैं ना एनआईसी कार्ड बोलते हैं ठीक है और उस एनआईसी कार्ड के ऊपर एक लॉजिकल पोर्ट बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है जिसको हम बोलते हैं लूपबैक इंटरफेस ठीक है और उस लॉजिकल पोर्ट का पर्पस क्या होता है ना चेक करना वो एनआईसी कार्ड मेरा प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा ठीक है प्रॉपर्ली काम कर रहा है नहीं कर रहा है मतलब क्या है अगर मेरे डिवाइस के ऊपर सारे कनेक्टिविटी सही है मेरे डिवाइसेस प्रॉपर्ली काम कर मतलब उनमें जो सॉफ्टवेयर है वो भी प्रॉपर्ली काम कर रहा है बट इंफॉर्मेशन स्टिल डिवाइस टू डिवाइस नेगोशिएट नहीं हो पा रहा है तो उसका कुछ इशू कुछ होगा तो उस इशू को चेक करने के लिए हम पहले क्या करते हैं उस एनआईसी कार्ड को चेक करते हैं कि मेरा जो एनआईसी कार्ड है जिसके थ्रू मेरा डिवाइस आपस में इंटरकनेक्ट है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा तो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं इस लॉजिकल इंटरफेस को यूज करते हैं यानी कि आपके डिवाइस पे आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके 127 का कोई भी लाइक स्टार्टिंग 127 से रखना बाकी से ऑक्टेट में कुछ भी वैल्यू ले लो लेके पिंग कमांड दे देना लाइक लिखना पिंग ठीक है देखना आपको रिप्लाई मिल जाएगा क्यों क्योंकि पूरा का पूरा आपका लूप जो लूपबैक इंटरफेस है उसके लिए रिजर्व है ठीक है अगर वहां से आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है यानी कि आपका सिस्टम का जो एनआईसी कार्ड है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा अगर वहां से आपको रिप्लाई आ रहा है तो आपका एनआईसी कार्ड प्रॉपर्ली काम कर रहा है ठीक है और ये जो पर्टिकुलर रेंज मैंने आपके सामने रखा था ये तो हो गया उसको मैनेज करने के लिए बट उसको यूज करने के टाइप पे ना उसको भी हमने क्या कर रखा है ना दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है एक होता है हमारा पब्लिक आईपी रेंज दूसरा होता है हमारा प्राइवेट रेंज ठीक है पब्लिक रेंज क्या क्या है ना पब्लिक रेंज हमारा पेड वाले रेंजेस होते हैं लाइक कोई भी अगर आईपी एड्रेस आप यूज करना चाहते हो अगर उसके लिए आपको पैसे देने वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो आईपी मिलेगा नहीं उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा ठीक है तो वो आईपी को हम पब्लिक आईपी बोलते हैं और दूसरा होता है हमारा प्राइवेट आईपी और जो प्राइवेट आईपी होता है वो हमारा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यानी कि उसको अगर आपको यूज करना हो तो उसके लिए आपको किसी तरह के पेमेंट किसी को भी देने की जरूरत नहीं है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ठीक है तो ऑब्वियसली जो फ्री है वो मिनिमम रेंज में आप पे अगर यूज कर रहे हो आप तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा चार्जेस पे करने पड़ेंगे आपके दिमाग में आ रहा होगा चार्जेस अगर पे करना है तो किसको पे करना है एक्चुअली आईपी एड्रेस के जो पूरा पूरा प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैनेज होता है जिसको हम बोलते हैं आयना इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी ये स्पेसिफिकली एक ऑथराइज्ड बॉडी होता है जो क्या करता है पूरा का पूरा हमारा जो आईपी एड्रेस होता है उस रेंज को उसके क्लासेस को वो मैनेज करता है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा पेमेंट देना पड़ेगा
ठीक है। तो प्राइवेट का जो रेंज है वो कुछ इस तरह से है जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लास है वो रेंज स्टार्ट होता है 10.0.0.0 से लेके वो आपका जाएगा 10.255.255.255 तक। अगर मैं यहाँ पे क्लास बी की बात करूं तो उसका जो रेंज स्टार्ट होता है वो 172.16.0.0 से स्टार्ट होके 172.16.255.255 तक जाएगा। अगर मैं सी की बात करूं तो 192.168.0.0 से लेके 192, 168, 255.255 तक होता है। ठीक है। और ये हमारे बाय डिफॉल्ट क्लास के अकॉर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर हमें इस पर्टिकुलर रेंज में से कोई आईपी को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें किसी को भी पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इस रेंज के साथ और एक भी रेंज है जिसको हम बोलते हैं APIPA रेंज। APIPA स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल असाइंड अथॉरिटी। ये एक रेंज प्रोवाइड करता है जो है हमारा 169.254.0.0 से लेके 169.254.255.255 तक का होता है। इस पर्टिकुलर रेंज भी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। बट हाँ, ये रेंज को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज है। जैसे मैंने बताया था आपको APIPA। APIPA क्या है, जब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे वेरियस सर्विस के बारे में, वहां पे DSCP करके एक सर्विस है, उस जगह पे मैं आपको ये चीज इलेबोरेट कर दूंगा APIPA क्या है और आपको किस तरह से ये टास्क आपको किस तरह से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आईपी एड्रेस मिल सकता है और आप किस तरह से डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा क्या ना पब्लिक और प्राइवेट का रेंज। ठीक है। Excuse me, तो sir. गाइस यहाँ तक किसी कुछ ये सर ये गाइस सॉरी But sir, but sometimes, sir, we got this APIPA IP address, sir, many times, sir. तो वही मीन ना वही एक्चुअली बात क्या मैं है। क्या समझूं, ये क्यों ओके मिलता है मुझे? मैं थोड़ा आपको ब्रीफ देता हूँ बट उसको प्रैक्टिकली अभी नहीं बताऊंगा। प्रैक्टिकल जब मैं डीएससी बताऊंगा तब करूंगा। ठीक है। एक्चुअली हमारा जो आईपी एड्रेस करने का तरीका होता है ना वो दो टाइप्स का है। एक होता है हमारा स्टैटिक, दूसरा होता है हमारा डायनामिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, अगर मैं डिवाइस के ऊपर मैन्युअली आईपी एड्रेसिंग परफॉर्म कर रहा हूँ उस प्रोसेस को हम स्टैटिक बोलेंगे क्योंकि वो आईपी एड्रेस एडमिनिस्ट्रेटर खुद डिवाइस के ऊपर देगा और उस डिवाइस उसको क्या करेगा, परमानेंटली कैरी करेगा। दूसरा होता है हमारा डायनामिक। डायनामिक में क्या है, डायनामिक में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमें आईपी एड्रेस डिवाइस DHCP के से ऊपर अलॉट हो कॉन्फ़िगर करने जाता की है। जरूरत नहीं होता। हाँ, हम वहां पे डेस्क स्पेसिफिक सर्विस को यूज करेंगे जो है हमारा डीएससी। ठीक है। अगर इन केस कुछ डीएससीपी सर्विस मेरा फॉल्ट दे रहा है, लाइक मेरा डिवाइस आईपी एड्रेस डीएससीपी सर्वर के थ्रू पिक नहीं कर रहा है, अगर मेरे डिवाइस के ऊपर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट खुद में एक सर्विस को यूज करता है जिसको हम बोलते हैं APIPA। ठीक है। मीन इन केस ऑफ ओके सर, इन दैट केस टाइम वी ऑफ गॉट दिस डीएससीपी IP. फेल्यूर, इन केस ऑफ यस, अगर आपका डिवाइस डीएससीपी सर्वर के थ्रू इंफॉर्मेशन को पिक नहीं कर रहा है, आईपी एड्रेस को उसको कैरी नहीं हो रहा, तो उस केस में वो वहां पे क्या करेगा, डीएससीपी कनेक्शन उसका फेल्ड आएगा और डीएससीपी फेल्ड होने की वजह से उसको आईपी एड्रेस मिलेगा नहीं। अगर जब तक डिवाइस को आईपी एड्रेस मिलेगा नहीं तब तक वो क्या नहीं कर सकता, किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो उसके लिए विंडोज खुद से क्या करता है, प्रोसेस को रिजॉल्व करता है और एक आईपी एड्रेस हमारे सिस्टम को असाइन कर देता है जिसको हम बोलते हैं APIPA। जहां पे जो रेंज होता है वो 169 से लेकर 254 तक एक रेंज है, उस रेंज को भी यूज करते हैं। सर ठीक हम है। इसको पिंग तो कर सकते हैं ना? अभी थोड़ा क्लियर हुआ सचिन? यस सर। हाँ, APIPA के थ्रू हमारे डिवाइस आपस में पिंग भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी नेगोशिएट कर सकते हैं। बट वो हर जगह पे इंफॉर्मेशन नेगोशिएट नहीं कर मतलब नहीं कर सकते। वो एक पर्टिकुलर केसेस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट कर सकते हैं। मैंने बोला ना उसका प्रैक्टिकल आपको जब मैं डीएससी बताऊंगा ना वहां पे और भी दो तीन चीजें हैं, उसको बताने के बाद ये क्लैरिटी आपको वहां पे हो जाएगा। बट अब यहाँ पे बस ये जान लो, जब हम डायनामिक प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और डायनामिक प्रोसेस हमारा फेल हो जाता है तो विंडोज सर्वर क्या करता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे डिवाइस को एक आईपी एड्रेस देने के चक्कर में आईपी के थ्रू एक आईपी एड्रेस हमारे डिवाइस पे कॉन्फ़िगर कर देता है। ठीक है। यस सर। गाइस तो किसी को कुछ डाउट है यहाँ हेलो तक? सर। हाँ राहुल सर बोलिए। हेलो। हाँ सर, मैं ये पूछ हाँ रहा था, ये राहुल जब सर बोलिए। पेड आईपी है, इसका लेने का कोई हाँ हाँ, इसको लेने का हेलो बेनिफिट होता राहुल भी है सर, कुछ? यू आर नॉट जैसे ऑडिबल। प्राइवेट तो फिर
हाँ बताता वो सुनो वो क्या है। पब्लिक आईपी पेड क्यों है? एक्चुअली पब्लिक आईपी में एक फीचर इनेबल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं राउटिंग। लाइक मेरा डिवाइस तब तक के लिए इंटरनेट पे कम्युनिकेशन नहीं कर सकता जब तक उसके पास पब्लिक आईपी नहीं है। पब्लिक आईपी के पास एबिलिटी है, वो क्या कर सकता है ना, इंटरनेट पे पाथ फाइंड आउट करके इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर सकता है। बट अगर मैं बात करूं प्राइवेट में राउटिंग का फीचर इनेबल नहीं है, यानी कि वो आईपी कैपेबल नहीं होते पाथ फाइंड आउट करके इंफॉर्मेशन को आपस में नेगोशिएट करने के लिए, जिसके वजह से पब्लिक आईपी हमें खरीदना पड़ता है अगर मुझे इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी चाहिए तो। और हमारा जो प्राइवेट है उसका हम बस डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर कर देते हैं ताकि डिवाइस आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट कर पाए। दैट्स इट। और वो सर एक पर्टिकुलर सबनेट में ही पिंग करते हैं ना बस? सबनेट में मत जाओ, वो थोड़ा ज्यादा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सबनेट के लिए हम कल डिस्कस करेंगे, सबनेट पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। आईपी खोला है मतलब नहीं, पूरा जैसे सर डिस्कस जैसे प्राइवेट आईपी होता है जो मेरे लैपटॉप में एक सबनेट है, अभी मैं आपको अपना आईपी बता दूं तो आप वहां से पिंग थोड़ी ना कर सकते हैं सर इसको। नहीं मैं बोला ना प्राइवेट आईपी बस लोकल एरिया के अंदर इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने के लिए ही रिस्पांसिबल होता है। अगर मुझे इंटरनेट पे कुछ इंफॉर्मेशन भेजना है, इंफॉर्मेशन अगर इंटरनेट पे मुझे शेयर करना है या फिर इंटरनेट से कुछ मुझे अगर इंटरनेट पे स्पेसिफिकली मुझे एक्सेस करना है, यानी कि ग्लोबली मेरे सिस्टम को अगर एक्सेसिबिलिटी देना है, तो वहां पे मैं प्राइवेट आईपी को यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसमें राउटिंग का फीचर नहीं है। तो और ग्लोबली फिर अगर मुझे लीज पर इंफॉर्मेशन होता है नेगोशिएट करना हो, वो लीज पे होता है, यानी कि आप उसको बाय करोगे, आप उसको यूज करो। जैसे कि सारे कंपनी के सर्वर्स जो वेब पेजेस आपके यूज करते हो ना, जैसे गूगल का सर्वर हो गया, यूट्यूब का सर्वर हो गया, तो वो जो आईपी वहां पे यूज करते हैं वो चेक करके देख लो, पिंग करके, वो आपको इस प्राइवेट रेंज में से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पब्लिक आईपी होते हैं, यानी कि वो जिस सर्वर के थ्रू काम करते हैं ना, उस सर्वर को वो ग्लोबलाइज कर रखे हैं। और पब्लिक आईपी देने का मतलब ये होता है कि उसके डिवाइस को कोई भी इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। हेलो सर, ठीक है, ये जो हाँ सर बोलिए। हाँ हाँ इसकी जो रेंज है वो मेरे ख्याल में शायद रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा 131 है। नहीं, एक मिनट, ये आपका 31 है गाइस, सॉरी। हाँ, ये मैं ही बोल रहा था। 172 हाँ हाँ, देखो थोड़ी थोड़ी और सी वो एक फ्लो में ना। ओके सर, मैं एक और बात है कि जैसे आईपी होता है तो इसका जैसे हाँ हाँ, सिस्टम है वो तो बाइनरी समझता है, तो वो जैसे उसका कन्वर्जन है वो कैसे होता है? हेलो 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 वॉइस नहीं आ रही अभी। सर की वॉइस गई। हेलो हाँ सर, अभी आई आपकी वॉइस। हेलो ना, एक्चुअली मैं बोल रहे ना था आपका वो इंटरनेट वाला जो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी इंटरनेट पूरा का पूरा कट हो जाएगा। जी जी तो गाइस, हाँ राउत सर, हम ना कल डिस्कस करते हैं। एक्चुअली वो आए हैं काम करने के लिए, जी सर वो केबल वगैरह वो रेक्टिफाई कर रहे हैं ना, वो कनेक्शन वगैरह वायर वगैरह, तो उस वजह से कनेक्शन मेरा कट हो रहा है। मैं आपको दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होकर बात कर रहा हूँ। मैं आज के लिए गाइस यहाँ पे सेशन यहाँ पे एंड करता हूँ, ठीक है? आपको रिकॉर्डिंग आज का मिल जाएगा और